गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हुए दूसरा दिन। पीएम मोदी भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज शाम पीएम मोदी फ्रांस से स्लोवाकिया चले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं फ्रांस और किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा के लोगों से जब मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री एक छोटे से बच्चे से भी मिलते हुए दिखाई दिए और उसे राजस्थानी टोपी पहने हुए दिखाई दी। इसके अलावा तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से फ्रांस में भारत के नारे लगे। ये एक सॉफ्ट साइड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब जाते हैं किसी दूसरे देश में तो वहां पर जो भी भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उन लोगों के बीच किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। G7 समिट में हिस्सा लेना है और आपको साथ स्थायी सदस्य भी बता रहे जिसमें से भारत महत्वपूर्ण एक देश है। इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, कनाडा G7 समिट में हिस्सा लेंगे। मैक्रो के साथ वार्ता। और देखिए 17 जून की जो मीटिंग है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस समिट में 7 स्थायी सदस्य जो हैं फ्रांस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, कनाडा जो हैं ये शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है उस दृष्टि से भी इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस के साथ संबंध भारत के और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे एक्सपर्ट है। देवनाथ जी, स्वागत है आपका। एक कमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, किन मायनों में खास रहने वाला है फ्रांस का ये दौरा? बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलेंगे तो जाहिर है इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे। ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें फ्रांस और भारत का क्या योगदान हो सकता है। और इसके बाद क्योंकि अब लग रहा है कि बहुत जल्दी फ्रांस और ईरान के बीच में समझौता होने वाला है, बहुत जल्दी ही अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होने वाला है, तो ऐसी हालत में क्या फ्रांस और भारत मिलकर ईरान का जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू होगा उसमें कोई एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा G7 की मीटिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे आएंगे जिनमें AI एक उभरता हुआ मुद्दा है। AI का इस्तेमाल फिलहाल लग रहा है कि कुछ विश्व के एक्सक्लूसिव टॉप के 3-4 देश ही अग्रणी हैं, लेकिन भारत चाहेगा कि AI का इस्तेमाल करके सारे दुनिया के देश बराबरी से आगे बढ़े। क्या भारत G7 की मीटिंग में ग्लोबल साउथ के देशों का पर्सपेक्टिव रख पाएगा? शायद हाँ, क्योंकि भारत ने हमेशा ये कहा है कि G7 के जो ये बड़े बड़े देश हैं, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इनका जो भविष्य है वो दुनिया के बाकी जो 180-190 देश हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अगर दुनिया के देश, खासतौर से दुनिया के वह देश जो प्रगति के पथ पे थोड़ा सा पीछे हैं, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश, अगर इनको भी G7 के देश सामने लेकर नहीं जाएंगे तो 2 दिक्कतें आएंगी। एक तो G7 देशों में जो उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूमर बेस और बड़ा नहीं हो सकेगा। और दूसरी बात है कि अगर G7 के लोग पिछड़े ही रहे, पढ़ाई लिखाई में खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में पीछे रहे, तो भविष्य में वो बाकी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बोझ बन सकते हैं। तो ये सब भारत के खास मुद्दे होंगे G7 मीटिंग के दौरान। जी देवनाथ जी, हमारे साथ मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और मेरे साथ मेरे कुलीग नासिर खान भी जुड़ रहे हैं।
नासिर के बजर स्केड्यूल बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है और क्या कुछ रहने वाला है खास? देखिए मोनिका, पहले दिन आपने देखा कि जैसे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचे और कैसे उनका वेलकम किया गया। भारत का जैसा हमारा ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन से उनका वेलकम किया गया। उसके बाद जो है भारतीय नागरिक जो वहां पे मौजूद थे उनसे वो मिले और आज जो है कई सारी बैठकों में देश के प्रधानमंत्री जो है वो हिस्सा लेंगे और तमाम तर बातचीत जो है वो होगी और कैसे भारत देश को टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे लिया जाएगा। अपने विचार जो है उनके साथ शेयर किए जाएंगे और फ्रांस में जो नई टेक्नोलॉजीज है वो लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री है भारत देश के जिन्होंने कई सारी फॉरेन कंट्रीज का दौरा किया और वहां से जो हमारी बातचीत जो उनके साथ देश के अलग अलग राज्यों के साथ बातचीत हो गई और कई सारी टेक्नोलॉजी शेयर, कई सारी डील्स हुई, जिससे आज देश के प्रधानमंत्री जो है वर्ल्ड के नंबर 1 प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उनके विचार और उनके जो काम करने का तरीका है उससे भारत को काफी लाभ मिल चुका है और कई सारी डील जो है फॉरेन डील जो है वो हमें देखने को मिली और आज भी यही आशंका जताई जा रही है कि ईरान और यूएस का जो वॉर है उसमें जो सीजफायर होने वाला जो डील होने वाली है उसमें भी विचार हो जाएंगे और उसके साथ साथ भारत देश को कैसे ऊंचाइयों पे लिया जाएगा, कैसे भारत को टेक्नोलॉजीज में आगे लिया जाएगा, कैसे भारत को जो है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे आगे लिया जाएगा, वो उस चीज पे भी बातचीत हो जाएगी। और उस जी ठीक है मनोज जी, जैसा कि हम लगातार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे सहयोगी भी बता रहे हो, देवनाथ जी ने प्रकाश इस पर डाला है, ये जो मीटिंग है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ये घटनाक्रम भी हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हैं डील हो गई है, डील होने वाली है, समझौता हो गया है, लेकिन ईरान नहीं कह रहा है। इन सब के बीच यहाँ पर जब तमाम देश मिलेंगे तो यहाँ पर होर्मुज को लेकर बात हो सकती है कि होर्मुज किस तरीके से खुलवाया जाए। जी, समिट एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है और सभी कंट्रीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि वहाँ के डिफरेंट कंट्रीज, खास करके जो डेवलप्ड कंट्री के शासनाध्यक्ष हैं, वो फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे आते हैं और बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने का भी एक मौका मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे समिट में जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होता है उस पर रिस्ट्रेंट वे में जो है टॉक होता है और स्वाभाविक है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, हम लोगों ने देखा कि इस समिट के पहले ही यूनिलैटरल वे में जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ईरान के साथ जो है समझौता हो चुका है और ईरान भी जो है के साइड से भी एक सॉफ्टली जो एक आया है कि हाँ डील लगभग हो चुका है, अब सिग्नेचर होने वाला है। तो स्वाभाविक है कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का कि किस तरह से जो वर्ल्ड का जो अटेंशन है वो एक डिफरेंट इश्यूज की ओर डाइवर्ट किया जाए। हम लोग देखते हैं कि शुरू से ही ट्रंप का ये रहा है कि मार्केट को किस तरह से जो है वो मैनिपुलेट किया जाए इस तरह के स्टेटमेंट देने से, लेकिन चूंकि G7 से जो है एक संदेश देना चाह रहा है अमेरिका भी कि वर्ल्ड जो है पीसफुल की ओर जा रहा है और जो भी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ है वो भी खत्म हो चुका है। तो ताकि इस पे जो है कुछ एक डिक्लेरेशन जो है जी समिट पे ना हो, जिससे जो है अमेरिका के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, बायलैटरल इश्यूज होते हैं, इसमें ट्रेड को और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इसके लेकर के भी वहाँ पे बातचीत होती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगा और इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है अब ये भी बात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करेंगे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात होगी इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई। निश्चित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार कैसे और ज्यादा बढ़ाए, जिस पर भी चर्चा। इस बीच एक बार दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शांति समझौते पर आज यानी कि संडे को साइन होंगे, इसके तुरंत बाद होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। वहीं हालात सामान्य होने पर न्यूक्लियर डस्ट लेने के लिए अमेरिका ईरान जाएगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दावा किया कि अमेरिका ईरान शांति समझौते को अगले 24 घंटों में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस्लामाबाद ने संकेत दिया है कि कल नहीं, रविवार यानी कि आज समझौते पर साइन होने की उम्मीद है, जिससे महीनों के टकराव और बातचीत के बाद कूटनीतिक सफलता की उम्मीद जगी है। बताते चले कि ईरान समझौते पर बड़ा दावा करते हुए ट्रंप ने
ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान के साथ बराक ओबामा की डील JCPOA परमाणु हथियार पाने का एक आसान, शानदार और सीधा रास्ता थी। अगर वो डील रहती तो ईरान के पास 6 साल पहले ही परमाणु हथियार आ जाते और वो अब तक उनका इस्तेमाल भी कर चुका होता। ईरान के साथ मेरा समझौता बिल्कुल इसके उलट है। इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और ऐसे में बड़ी खबर, ईरान के साथ आज साइन होगी पीस डील। अभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ईरान के साथ आज पीस डील साइन होगी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है, ईरान के साथ आज समझौता होगा, शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। डील होते ही सभी के लिए खुल जाएगा हॉर्मुज, ये भी ट्रंप ने कहा। अब पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। डील नहीं हुई, हमारे पास आखिरी विकल्प, ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता है, सही समय पर न्यूक्लियर टेस्ट हटाएंगे। ये तमाम दावे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए हैं। पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, हॉर्मुज पर इस बात का भी जिक्र किया और कहा है कि आज डील हो जाएगी। देवनाथ जी, आज डील हो जाएगी, एक्सक्लेमेटरी मार्क ही समझे इस पर अभी भी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं इसमें हम कुछ सत्यता ढूंढने की कोशिश करें, जो कि लग नहीं रही है फैक्चुअली? हाँ मोनिका जी, हो ये रहा है कि अभी तक ईरान का डेलीगेशन हरकत नहीं दिखा रहा है तेहरान से जेनेवा जाने की। क्या गालिबाफ जाएंगे, क्या अराकची जाएंगे, कौन ईरान को रिप्रेजेंट करेगा? दूसरी बात है, अभी तक अमेरिका से भी कोई हरकत नहीं नजर आ रही कि अमेरिकन डेलीगेशन जो है, शायद JD वांस लीड करते, क्या वो टेक ऑफ करके, अब तो हो गई रविवार की सुबह, तो क्या वो टेक ऑफ करके जेनेवा की तरफ चल पड़े हैं? कोई सूचना नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उभय पक्ष नहीं है वहां पर, मौका वारदात पर जेनेवा में, तो साइन कैसे हो जाएगा? लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक लोग कह रहे हैं कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग 90% हो गई है, और क्योंकि उभय पक्ष बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो अगर मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि समझौता से थोड़ा कम वजन रखता है। देवनाथ जी, ऑप्टिमिस्टिक लोग कह रहे हैं 90% डील हो गई। ऑप्टिमिस्टिक लोगों का ऐसे सोचने का आधार क्या है? आप किस कैटेगरी में आते हैं? हाँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगर वो जेनेवा नहीं भी पहुंच रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग पर तो देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन साइन भी कर सकते हैं। आज नया जमाना आ गया है, जरूरी नहीं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने बैठे, जरूरी नहीं कि कागजों का, फाइलों का, हार्ड कॉपीज का, जैसे पहले हम देखते हैं कि फोल्डर एक्सचेंज कर रहे हैं, इधर ने साइन किए, फिर फोल्डर उधर रख दिए, उधर दूसरे पक्ष ने अपना फोल्डर साइन किया, फिर जॉइंट सिग्नेचर के इस तरह रख दिए। नया जमाना आ चुका है, ऑनलाइन भी सिग्नेचर हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने का। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं कि पैसों का आदान प्रदान नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। उसका मतलब है कि वो ईरान को टोल टैक्स नहीं लेने देंगे। लेकिन ये सब मामले बहुत छोटे हैं, बाद में डिस्कस हो सकते हैं। उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कौन कंट्रोल करेगा, किस तरह से कंट्रोल करेगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, वो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार लीगल है, इलीगल है, वो सब बाद में डिस्कस हो सकती है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि अगर हो सके तो आज से ही, आज रात से ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज मोटा मोटी जनरली खोल दें। अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है। तो ये जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इस पर आज एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऑनलाइन सिग्नेचर हो सकता है, और हम सुन सकते हैं कि शुरुआती कदम ले चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज उभय पक्ष खोल रहा है। जी ठीक है। इसके साथ मनोज जी, सही समय पर न्यूक्लियर डस्ट हटाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, टोल नहीं ले पाएगा वो कहा, इन दोनों बातों के साथ डील हो जाएगी, आपको मुमकिन लगता है ये? ऐसा लग रहा है कि सभी लोग होपफुल हैं कि इस युद्ध को जो है जरूर खत्म होना चाहिए, और उसी आधार पे मैं भी कह सकता होना हूँ चाहिए कि मनोज जी, होना चाहिए और होता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से स्थितियां क्या लग रही हैं आपको? जिस तरह से लास्ट 3 मंथ्स का जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का आया, इससे तो बहुत ही मुश्किल लगता है बिलीव करना कि जो है सब कुछ जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइम लगेगा। ऐसा लग रहा है कि जो डील भी होगा और इसमें कुछ टाइम निर्धारण होगा और तो उसके बाद ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन 3 दिन आने वाले समय में कंप्लीटली जो है वो पीसफुल हो जाएगा और डील हो जाएगा। और हमको ऐसा लग रहा है कि
आने वाले समय में हम लोग और डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के साइड से हम लोग सुन सकते हैं। और ये लग रहा है कि जो भी इस युद्ध में करना था वो डोनाल्ड ट्रंप को ही करना था। चाहे युद्ध कंटिन्यू करना है तो उन्हीं का डिसीजन होना था, चाहे खत्म करना है उन्हीं का डिसीजन था। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 मंथ्स में हम लोगों ने देखा कि रिस्ट्रेंट वे में जो है ईरान का जो भी एक्शन रहा है वो रिस्ट्रेंट वे में रहा है। कोई भी एग्रेशन इस युद्ध में हम लोगों ने ईरान साइड से नहीं देखा। अगर जब भी ट्रंप ने कहा कि अब हम लोग क्लोज पहुंच गए हैं डील में, या पाकिस्तान के जो मंत्री थे वो भी ईरान जाते थे एक डोसियर को लेकर के, प्रपोजल को लेकर के, तो उसको लेकर के भी जो है हम लोगों ने देखा कि एक ईरान के साइड से कोई एडवर्स स्टेटमेंट नहीं आता था। वो बात भी करते थे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से और कोशिश करते थे कि जो भी हो ये सॉल्यूशन हो जाए। हालांकि उसका स्टैंड शुरू से ही रहा है कि न्यूक्लियर पे जो है सबसे लास्ट में बात होगा, पहले जो है हॉर्मुज को सबसे पहले खोला जाए, जो भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका द्वारा लगाया जाए उसको हटाया जाए। उसके साथ साथ जो ईरान और का मनोज जी, अभी ईरान जो कह रहा है उससे तो लग ही नहीं रहा कि समझौता हो रहा है, क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर की बात पर ईरान का इनकार, ईरान लगातार इनकार कर रहा है। ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का स्टेटमेंट, डील पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगी ईरान की तरफ से कहा गया है। हमारे परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं, ईरान द्वारा कहा गया है। हॉर्मुज की सुरक्षा मुफ्त नहीं है, कीमत चुकानी होगी। अब अगर दोनों स्टेटमेंट देखें डोनाल्ड ट्रंप के और ईरान के, तो अलग अलग नजर आते हैं। ऐसे में समझौता हुआ कैसे? कैसे दोनों एक पेज पर, डील पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं, और हॉर्मुज की सुरक्षा मुफ्त नहीं है, कीमत चुकानी होगी। नासिर, दोनों ही स्टेटमेंट्स अगर हम देखें इतने अलग हैं, ऐसे में कैसे हम ये मान लें कि आज समझौता हो जाएगा? देखिए मोनिका, पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि आज कोई डील नहीं होगी, आज कोई सिग्नेचर नहीं होगा। जिसका स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया कि अगर सिग्नेचर होगा उसमें कई दिन लग सकते हैं, आज तो कम से कम कोई डील नहीं होगी, कोई सिग्नेचर नहीं होगा। ये क्लियर स्टेटमेंट जो है ईरान की तरफ से दिया गया। हमने देखा पिछले कई 3 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने कई बार जो है वो पब्लिक के सामने लाए, मार्केट के सामने लाए, ताकि जो उनका बिजनेस माइंड है, जो उनका बिजनेस है, जो मार्केट है, उसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिले। लेकिन जिस तरफ से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई गई, ऑन ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करेंगे तो वही स्टेटमेंट सामने सच साबित हुई। जिस तरफ से उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है। जिस दिन उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा उसी दिन खुला। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस ईरान की तरफ से रखी गई उस पे ईरान जो है समझौता करने वाला नहीं है। वो अब उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो या चाहे वो यूरेनियम को लेकर हो। उस पे क्लियर स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से दी गई है कि यूरेनियम जो है हम उस पे काम करना शुरू नहीं रोकेंगे, नहीं ना ही वो किसी को हैंड ओवर करने वाले हैं। पहली बात, जिस बात पे अभी तक बातचीत फेल हुई। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब खुलेगा जब यूएस ब्लॉकेट हटेगा और उसके बाद जो टोल टैक्स दिया जाएगा उसके बाद वहां पे जेट्स को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से। लेकिन जिस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे उन्होंने जो है कल पोस्टर भी चढ़ाया, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि आज कोई डील नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बातचीत होती है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर ईरान का पकड़ा देखेंगे, इस वक्त ईरान का पकड़ा जो है भारी देखने को मिल रहा है। और वही स्टेटमेंट सामने आ रही है जो पहले से ईरान की तरफ से देखने को मिल रही थी। क्लियर, उन्होंने पहले भी कहा गया था स्ट्रेट और वो तब खुलेगा जब यूएस ब्लॉकेट हटेगा। उसके बाद जब जेट जो है कमर्शियल जेट्स पे फी भरेगा, टोल भरेगा और ईरानियन आर्मी के निगरानी में फिर जेट्स को अनुमति दी जाएगी। वही कंडीशंस अभी भी सेम है। ये यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम पे भी वो अभी तो अपनी स्टेटमेंट टिका हुआ है। सेम है तो क्या वो आधार यहाँ पर है? देवनाथ जी, यहाँ तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन जब ईरान कन्विंस्ड ही नहीं है तो फिर डील कैसे हुई? ये डील किससे कर ली है? या फिर अब एक बार फिर वो स्थिति आ गई है क्या कि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो डील नहीं कर रहे हैं, डील कोई और कर रहा है? ऐसी भी कोई सिनारियो आपको होता हुआ नजर आ रहा है? या फिर क्या ये भी मुमकिन है कि डील हो गई है लेकिन कुछ और पॉइंटर्स पे हो गई है, इन पॉइंटर्स का जिक्र ही नहीं हो रहा? क्योंकि हॉर्मुज पर तो खुल्लम-खुल्ला ईरान कह रहा है कि बिना कीमत चुकाए तो हॉर्मुज से आप नहीं निकल सकते हैं। मोनिका जी, बहुत अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ये बहुत उम्मीद कर रहा है कि आज डील हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 1500 जहाज फंसे हुए हैं जो कि बाहर निकलना चाहते हैं, लोडेड खड़े हैं गैस या कच्चे तेल के साथ।
दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का किससे है? अपने मित्र देशों से, गल्फ कंट्रीज से है। गल्फ कंट्रीज जो हैं, कुवैत, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, इराक, इन सब का कच्चे तेल और गैस का एक्सपोर्ट जो है पिछले 2 महीने में 1/3 हो गया है। बहुत मुश्किल से उनके टैंकर्स निकल रहे हैं। एक और दिक्कत जो आ रही है कि ये जो टैंकर्स वहां पर खड़े हैं और नए टैंकर्स आ नहीं रहे हैं। देखिए, अभी हिंद महासागर में टैंकर्स खड़े हैं, अरब सागर में टैंकर्स खड़े हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंदर घुस के पर्शियन गल्फ में जाकर कुवैत, अबू धाबी, यूएई, इनके बंदरगाहों में जाकर कच्चा तेल भरना शुरू करें, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो अभी अगर उन 1500 जहाजों को आप पर्शियन गल्फ से निकालेंगे, उसके बाद ही पर्शियन गल्फ में जगह पैदा होगी, जो कहते हैं ना चैनल, इन वाला चैनल एंड आउट वाला चैनल, उसमें जगह पैदा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये हिंद महासागर और अरब सागर, उत्तरी अरब सागर में जो जहाज खड़े हैं अंदर जाने के लिए, वो जा पाएंगे। तो हो क्या रहा है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं अपना प्रोडक्शन आस्ते आस्ते कम कर रही हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की, भंडारण की क्षमता अब खत्म होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप देवनाथ जी, चाहेंगे कि आप ही की बात को बल देते हुए एक और अपडेट जरा ईरान की तरफ से जो है वो जरा साझा कर ले, जो कि पॉजिटिव नजर आ रहा है। समझौते पर ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट जरा बताते चले। हस्ताक्षर कब और कहां, अभी फैसला नहीं, ईरान ने कहा। समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। समझौता पहले इतना नजदीक नहीं था, इराकची की तरफ से कहा गया। समझौता होने तक अटकलें ना लगाए, ये भी कहा गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अंतिम चरण में है, आखिरी चरण में, इतना ज्यादा नजदीक नहीं आए थे समझौते के। अब इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो पॉजिटिविटी है उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें देवनाथ जी, ये अगेन दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स। एक तरफ ये कि सबसे मतलब बहुत ही नजदीक है, इतना नजदीक हम गए नहीं समझौते के, यानी कि समझौता होने के करीब आप है और इस बात को मान रहे हैं कि अंतिम चरण में है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। क्या ईरान अपनी से रखना चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं बताएंगे कि क्या डील हो गई है, हमारा इसमें बराबर का से है? स्टेटमेंट्स के ये मायने निकालें। जी हाँ मोनिका जी, हो क्या रहा है कि जो पॉइंट्स तो काफी हैं, ईरान के 10 पॉइंट, अमेरिका के 15 पॉइंट, और सबको मालूम है कि 10-15 पॉइंट पर डिस्कस करने में 10-15 महीने लग जाते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि नेगोशिएशन में कॉमन मिनिमम एजेंडा ढूंढ लो, कि सबसे आसान वाला पॉइंट क्या है, जिसके लिए कहते हैं कि ना हींग लगे ना चटकरी, रंग चोखा आए। कुछ भी नहीं करना, डोनाल्ड ट्रंप को अपने नेवी को एक फोन करना है, भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, और तुरंत आईआरजीसी भी बोलेगी ठीक है, हमने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। जीरो एफर्ट, जीरो रिसोर्सेज, जीरो इन्वॉल्वमेंट। अब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद क्यों किया था? उन्होंने सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके वो ईरान की सांस की नली को रोक देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ईरान को तकलीफ कम हो रही है, गल्फ कंट्रीज को तकलीफ ज्यादा हो रही है। और मोनिका, आप मानिए, भारत ही नहीं, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, कंबोडिया, इन सबके प्राइम मिनिस्टर्स और किंग्स रोज डोनाल्ड ट्रंप को 5-5 बार फोन कर रहे हैं कि हुजूर आपने तो मरवा दिया, हमारे देश में म्यूटनी हो जाएगी, आम जनता सड़क पे आ जाएगी, थाईलैंड में और फिलीपींस में तख्ता पलट कर देगी सरकार का। तो ये सारे मित्र देश हैं, बहुत ही लॉयल हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और अमेरिका किसी भी कीमत में यह खतरा नहीं उठाएगा कि ईरान का सांस की नली बंद करते 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 उसके जो मित्र देश हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर जनता सड़कों पर उतर जाए, जो कि नौबत आ गई है। आज की तारीख में फिलीपींस में आप जाएं, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, 80% की वृद्धि हो गई है। भारत में हम लोग जरा लकी हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था, लेकिन देखिए दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, उनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व नहीं होता। अब मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, देवनाथ जी, ये बात तो फिर शुरू से ईरान भी लगातार कह रहा था ना मनोज जी कि पहले हॉर्मुज खोल लेते हैं, बाद में बात कर लेते हैं, तब अमेरिका को समझ क्यों नहीं आया?
ये ईरान शुरू से ये कह रहा है होर्मुज खोल देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा, हम आपस में बात करते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन तब अमेरिका ने कहा नहीं, होर्मुज सबसे बाद में खुलेगा, पहले सारी जो है बातचीत होगी। इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ईरान का पलड़ा भारी। अमेरिका कहाँ अपनी बात पर टिक पाया है, या फिर जो कंडीशंस उसने थोपी हैं, जो सिनारियो उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, वो तो वीक नजर आ रहा है। इस युद्ध में जो है फर्स्ट डे ही अमेरिका सबसे भारी पड़ गया, जब फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो ईरान पे हमला किया और वहाँ के जो 52 जो IRGC के जो लोग थे उनको मार दिया गया। तो फर्स्ट डे उसके बाद हम लोग यही देख रहे हैं कि ईरान जो है इस युद्ध में जो है एडवांटेज पोजीशन में रहा है, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत कोशिश करते हुए, सैंक्शंस लगाते हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने के बावजूद भी अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अब ईरान पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब इसीलिए जो है हम लोग देख रहे हैं कि यूनिलेटरल वे में जो है अमेरिका जो है डिक्लेयर कर रहा है कि युद्ध खत्म हो गया है। और वही जो है, चूंकि ईरान के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि इस युद्ध को किसी न किसी रूप में जो है इसको बढ़ा सके, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स है वो भी लिमिटेड था और है भी। हालांकि अभी भी वो उसके पास बताया जा रहा है कि सफिशिएंट है कि 1-2 मंथ और जो है वो वार को कंटिन्यू कर सके। और ईरान का ये भी रहा है कि मिड इलेक्शन जो अमेरिका में होने वाला है, वहाँ तक अगर ये पीस डील जो है पहुंच जाता है तो इससे जो है अमेरिका को, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को एक परेशानी हो सकता है अगर इलेक्शन वहाँ पे हार जाते हैं तो लेकिन अभी तक जो वार्ता हुई है इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि इस मीटिंग में जो है कौन आएंगे, JD वेंस आएंगे या और जो US से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कौन कौन होंगे। वहीं जब साइन होगा तो वही ईरान के साइड से कौन कौन लोग होंगे जो साइन करेंगे। तो अभी अनक्लियर है। ऐसा लग रहा है कि G-समिट का जो मीटिंग होने वाला है इसको लेकर के अमेरिका जो है जल्दीबाजी में वन साइडेड जो है डिक्लेयर कर दिया है। और ट्रम्प का ये मानना रहा है कि बस डिक्लेयर कर दो और जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों साइड के वो आपस में बात करके जो है सोल्यूशन निकालेंगे, चाहे इसके लिए 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, उनके लिए कोई बड़ी इशू नहीं है। और इसमें जो भी करना है उसको अमेरिका को ही देना है। जैसे सीज्ड जो प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, वो ईरान का, हमको लगता है कि ऐसा कुल एश्योरेंस मिलाकर मनोज जी इस युद्ध में अगर हम देखें तो जीत ईरान की हुई है, क्योंकि ये शर्त भी पहले ईरान ही रख रहा था। और अभी भी जो सिनारियो है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, लेकिन स्थिति मजबूत ईरान की, और आप ईरान की बातों पर जो है सामने आ रहे हैं। बहरहाल एक अपडेट जरा साझा कर ले, अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल नजर आ रहा है, लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना, ये काज की तरफ से कहा गया। इजरायली रक्षा मंत्री काज का बड़ा दावा, इजराइल के कड़े तेवर से खतरे में पड़ी डील, ये भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल रक्षा मंत्री काज का दावा। और ऐसे में नासिर, क्या ये समझे माने कि इजराइल के कड़े तेवर की वजह से डील खतरे में पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए मोनिका, डील पे इम्पैक्ट हो सकता है अगर इजराइल ने लेबनान पे एयर स्ट्राइक बंद नहीं किया, हमला बंद नहीं किया, ग्राउंड ऑपरेशन बंद नहीं किया, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है डील पे पड़ सकता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, जब पहली वार्ता हुई थी तब भी ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि लेबनान पे हमला करना, वो ईरान पे हमला करना, यानी कि इजराइल को जो है पहले लेबनान पे एयर स्ट्राइक करना छोड़ देना है। उसके बाद हमने देखा जब जो सीज फायर चल रहा था रिसेंटली, तो इजराइल ने जब लेबनान पे हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल जो है नेतन्याहू को जाना, उनको जो है ग्राउंड ऑपरेशन से रोकना, ये बात भी साफ लगती है कि इसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम डील के आखिरी पड़ाव पे है, आखिरी चरण पे है, आप हमला जो है वो रोक लीजिए, ग्राउंड ऑपरेशन रोक लीजिए। उसके बाद जिस तरफ से ईरान ने फिर से रिटेलिएट किया इसराइल पे, जो है उन्होंने हमला किया, लेबनान की तरफ से रिटेलिएशन आई हिजबुल्लाह की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो इससे डील पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। वही अगर देखा जाएगा, नेतन्याहू के लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी जो है खिलाफ हुए हैं। अब नेतन्याहू पे भी जो अपोजिशन का प्रेशर जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बस देखने वाली बात होगी कि अगर डील फाइनल स्टेज पे होगी, जब फाइनल डील जो है हो जाएगी ईरान और US के बीच में,
तो इसराइल का क्या रोल रहेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को रोकने में कामयाब रहेगा जो एयर स्ट्राइक अभी भी लेबनान पे हो रही है, और कितना प्रेशर जो इसराइल पे बन सकता है ताकि वो लेबनान पे एयर स्ट्राइक करना बंद करे, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। जी मोनिका। ठीक है देवनाथ जी, अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान पर, इससे डील खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप अपनी राय जरूर बताइए कि अभी क्योंकि अमेरिका भी डायरेक्टली इजराइल को नहीं रोक पा रहा है, अगर देखें कि वो टैक्स ना करे, लेकिन ना ईरान और ना अमेरिका ना ही बाकी देश चाहते हैं कि होर्मुज पर स्थिति खराब हो। तो होर्मुज खोल दिया जाएगा, लेकिन बाकी चीजों पर जो बात है वो अटकी रहेगी। हाँ मोनिका जी, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में एक्सपर्ट हैं, खासतौर से जैसे फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं जिनकी पूरी लाइफ गुजर जाती है, 30 साल 40 साल विदेश मंत्रालय में काम करते हैं, उनको तजुर्बा है इस तरह की डील के बारे में। इस तरह की डील में हमेशा क्या किया जाता है कि जिद को छोड़ दिया जाता है, वो पहली चीज होती है उभय पक्ष। दूसरी बात है कि पॉइंट्स को ऐसे बना लेते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉइंट्स जो कि आजकल परसों में ही कर सकते हैं, ज्यादा सोच विचार, रिसोर्सेस या तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मिड टर्म पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए तैयारी करनी पड़ती है, डिस्कशन भी 2 हफ्ता या 1 महीना चलता है, उनको बाद में टैकल करते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पॉइंट्स होते हैं, उसमें सालों सालों तक बात चलनी पड़ती है, उनको बाद में टैकल करते हैं। जैसे कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका गल्फ क्षेत्र से अपने बेसेस को हटाए। अब गल्फ क्षेत्र में अमेरिका ने बेसेस बनाने में पिछले 40 साल 30 साल से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा किया है, और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि अगले 50 साल 100 साल तक वो गल्फ में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो वो ऐसी चीज तो अमेरिका मानेगा नहीं 24 घंटे 48 घंटे की बातचीत में। इस तरह की बातचीत की अमेरिका गल्फ से अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स के बेसेस को हटाए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बातचीत 2 साल 4 साल तक चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तुरंत ऐसे कुछ पॉइंट हैं, गल्फ खोल दो, कोई खर्चा नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, बस एक टेलीफोन करना है, एक वायरलेस करना है अपने अपने शिप के कमांडर को, गल्फ खुल जाएगा। इस तरह के काफी सारे पॉइंट्स हैं जिन पर तुरंत कोई हमला मत करो। अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स को ये कि भाई ईरान के किसी एसेट पर हमला मत करो, इस तरह से IRGC डिसाइड करेगी कि वह भी गल्फ के किसी कंट्रीज पर कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं दागेंगे। ये सब इनके लिए बस एक दृढ़ता की दरकार पड़ती है, थोड़ा नरमाई की थोड़ा सा झुकने की जरूरत पड़ती है, और कुछ भी बस एक टेलीफोन करो, एक वायरलेस पे हुक्म पास करो। तो क्या अमेरिका इजराइल को लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर बॉम्बिंग से रोक पाएगा? फिलहाल शायद अमेरिका थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। नेतन्याहू आउट ऑफ कंट्रोल छोटे बच्चे की तरह से हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। ईरान को भी मालूम है, तो ईरान इतनी दरख्वाइश करेगा कि ठीक है हिजबुल्लाह पे हमले चल सकते हैं, लेकिन वो छोटे हमले हों और सिर्फ इजराइल के बॉर्डर के पास हमले हों। इजराइल की बॉर्डर के और लिटानी रिवर के बीच में समझिए 15-20 किलोमीटर का गैप है, वहीं पर दक्षिण लेबनान के भी दक्षिण दिशा में छोटे मोटे हमले ईरान टॉलरेट कर लेगा। ईरान खुश हो जाएगा अगर लेबनान, बेरूत, बेका वैली, सेंट्रल लेबनान पे हमला ना करे इजराइल। जी ठीक है। इस बीच एक और जानकारी जरा साझा कर ले। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई की तैयारियां, अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई की तैयारी तेज हो गई है। 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक होंगे अयातुल्लाह अली खामनेई। 4 जुलाई से शुरू होंगे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम। मशहद के इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, और साथ साथ ईरान के कई शहरों में श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो 9 जुलाई की तारीख मुकर्रर है, सुपुर्दे खाक होंगे अयातुल्लाह अली खामनेई, और 4 जुलाई से अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शुरू होंगे। नासिर। बिल्कुल, देखिए मोनिका, इससे पहले भी जब कासिम सुलेमानी को इसराइल की तरफ से ड्रोन के हमले से मारा, उस पर उनको भी जो है लास्ट राइट्स उनके जो है वो 3 महीने के बाद हुए। वही तस्वीरें जो है आयतुल्लाह खामेनी की देखने को मिली, जहाँ से कल यानी कि 4 जुलाई से अगले महीने 4 जुलाई से जो है उनके आखिरी रस्म शुरू किए जाएंगे, और 9 जुलाई को मशहद में उनको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हालात बनी हुई थी ईरान में इससे पहले,
तो उसी के कारण जो है इस फ्यूनरल में जो है डिले किया गया, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें जुट जाए। और आने वाले दिनों में, यानी कि अगले अगले महीने में, जो जुलाई के महीने में ही जो है मुहर्रम भी शुरू होने वाला है। 10 दिन मुहर्रम के जो होते हैं वो भी शुरू होने वाले होते हैं। उसमें शिया कम्युनिटी के लोग जो है अलग अलग कंट्रीज से जो ईरान की तरफ से रुख करते हैं, तो लोगों की काफी भीड़ जो है, लोगों की काफी गैदरिंग जो है इस फ्यूनरल में देखने को मिल सकती है। और उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कासिम सुलेमानी में भी काफी संख्या में लोग जो है वो उनके आखिरी फ्यूनरल में शामिल थे। और आयतुल्लाह खामनाई की जो 9 जुलाई को सुपुर्द खाक के उनको किया जाएगा, उसमें भी काफी लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यानी नासिर, देश के अलग अलग युद्ध चल रहा है, उसके साथ साथ धार्मिक कारण भी इसके पीछे हैं जो इतना वक्त लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हालात तो जो अगर देखा जाएगा ईरान में क्या बने हुए थे, उसके कारण जो है फ्यूनरल को रोका गया था। फिर लोग जो है बिल्कुल परेशान वहां पे थे, और यहाँ से भी लोग नहीं जा पाए। तो अब मुहर्रम में इस तरह से फ्यूनरल कर लेना, इस तरह लास्ट राइट जो है सुपुर्द खा करना, उसे लोगों की काफी गैदरिंग जो है वहां पे देखने को मिली। और स्पेशली सिचुएशन जो है वो सामान्य बनी हुई है। ये राइट टाइम है उनके लिए कि आयतुल्लाह खामनाई को जो है सुपुर्द खाक किया जाए। क्या, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाएगा जो स्ट्राइक्स वहां पे हो रहे थे, उस पर कोई भरोसा नहीं था कि कब क्या हो सकता है। और काफी लोगों की तादाद जो है ये बताई जा रही है कि वो आयतुल्लाह खामनाई के लास्ट राइट्स में जो है वो हिस्सा लेंगे। इसके कारण जो है 9 जुलाई को डेट जो है वो तय किया गया है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बाकी है कि कितने लोग जो है इस फ्यूनरल में जुट सकते हैं। और ग्राउंड सिचुएशन जो है वो अगर ठीक रही तो 9 जुलाई को होगा। अगर फिर से कहीं ना कहीं हालात में थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देखने को मिला, फिर से ये जो है फ्यूनरल जो है वो डिले हो सकता है। ठीक है देवनाथ जी, क्या लगता है आपको, यहाँ पर मुज्तबा खामनेई की मौजूदगी भी देखने को मिल सकती है? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं कि मुज्तबा खामनेई तो आएंगे ही। परिवार के लोग भी आएंगे, पेरेंटल पिताजी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुहर्रम चालू होने वाले हैं और शिया कम्युनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में अगर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है तो ये सेलिब्रेशंस लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ऐसे में अमेरिका को और इजराइल को भी संयम दिखाना पड़ेगा। उनको गलती से भी कोई भड़काने वाली कार्रवाई नहीं करना चाहिए। इस बहुत ही पवित्र, मैंने मुज्तबा खामनेई को लेकर सर इसलिए पूछा क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जो सिक्योरिटी रीजंस हैं, मुज्तबा खामनेई कहीं दिख नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे। सो इस इवेंट में जाहिर है मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन क्या ईरान ये रिस्क लेगा? हाँ, पक्का, इसमें कोई शक नहीं कि इतना रिस्क तो ले सकते हैं। और मुज्तबा खामनेई जब आएंगे वहां पर वो लाखों की भीड़ के सामने रहेंगे तो जनता का मनोबल बढ़ेगा। अमेरिका, इजराइल भी उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनकी जो इनर सिक्योरिटी लेयर्स हैं, उनको पता है कि किस तरह से मुज्तबा खामनेई को वेन्यू पे लाया जाए, ताकि ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट हैं उनको पता ना लगे कि किस दिशा से वो आए। और इसी तरह से सेरेमनी के बाद जब मुज्तबा खामनेई को वापस ले जाया जाएगा तो ईरान के अंदर बड़ी तादाद में मोसाद के एजेंट हैं। ये ईरानी नागरिक है, मैं वैसे बता दूं, ये ईरानी नागरिक है। ये ईरान के अंदर जो मोसाद का एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इजराइल के ज्यूज घूम रहे वहां पर, नहीं, ये ईरान के ही नागरिक हैं जो कि मोसाद को खबर देते रहते हैं, क्योंकि वो खामेनी सरकार से बहुत नाराज हैं। ये ईरान के ही वही नागरिक हैं जो कि शाह ऑफ ईरान के प्रति अभी भी वफादार हैं। तो ये लोग मोसाद को बताते रहते हैं। तो जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो इस सुपुर्द खाक करने के बाद मुस्तफा खामनेई को इस तरह से वापस ले जाएंगे कि ये ईरानी जो घर के भेदिए हैं, इनको भी ना पता लगे कि वह किस दिशा में किस तरफ गए हैं। इस तरह का वो पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है, आते वक्त 5-6 दिशा से 5-6 अलग अलग कॉन्वॉयज आती हैं। लगता है इधर से भी आए, उधर से भी आए, इधर से भी आए, क्योंकि सारे कॉन्वॉय एक जैसे होते हैं। 4 कॉन्वॉय में डमी और एक में एक्चुअल मुस्तफा खामनेई। इस तरह से जब सुपुर्द खाक के बाद जब वो जाएंगे तो 5-6 कॉन्वॉय अलग अलग दिशा में चल पड़ते हैं। उनमें से 4 कॉन्वॉय डमी, एक में वो असली होंगे। और जब वो वापस अपने सीक्रेट लोकेशन की तरफ जाएंगे तो सारे कॉन्वॉय सीधी दिशा में अपने सीक्रेट लोकेशन की तरफ नहीं जाते, वो जिगजैग बनाते हुए जाते हैं।
ये जिगजैग बनाने का तात्पर्य ये है कि कोई भी उनकी दिशा को ना निर्धारित कर पाए। एक बार ऐसी भी खबर आई थी कि जी। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो रेड लाइट ग्रीन लाइट मॉनिटर कर रही है, ट्रैफिक पॉइंट्स पर जो सीसीटीवी लगे हैं उनको मॉनिटर कर रही है। जी। तो इन सबको कंफ्यूज करने के लिए वो जिगजैग यू टर्न बनाकर जेड बनाकर जाते हैं जी, वापस। ठीक है। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर अमेरिका का स्टेटमेंट। मार्को रूबियो ने कहा अमेरिकी आदेश मानना ही होगा, हॉर्मुज में नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। मार्को रूबियो ने कहा हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले पर भारत ने आपत्ति जताई थी। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट, जिसमें रूबियो ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी आदेश तो मानना ही होगा, नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। मार्को रूबियो ने ये कहा हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले पर भारत ने आपत्ति जताई थी, जिसका ये जवाब आया। मनोज जी, कॉमेंट इस पर। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस इंसिडेंट पे जो है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट डिफरेंट आया कि वो जो भी हमला हुआ वो ईरान के साइड से हुआ है, इससे जो है वो 3 भारतीय का जो है डेथ हुआ है। वहीं रूबियो को ये मानना है कि वो उधर के साइड से ही, अमेरिका के साइड से ही हुआ है और उल्लंघन हुआ था, इसीलिए इस तरह का किया गया है। तो एक दो तरह का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रहा है। जिस तरह से भारत ने इसको प्रोटेस्ट किया है, वो स्वाभाविक है कि इसको इस तरह का किसी न किसी रूप में स्टेटमेंट आना ही था। और आने वाले समय में भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मीटिंग भी होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में इसको लेकर के ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इंडिया के जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस युद्ध में लगभग बताया जा रहा है कि 13 अमेरिकन सोल्जर मारे गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 जो है इंडियन लोग का भी जो है इस युद्ध में जो है वो डेथ हुआ है। तो स्वाभाविक है कि भारत के साइड से ये आक्रोश दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अमेरिका को इस इंसिडेंट को लेकर के अपोलोजाइज करना चाहिए या कुछ कंपनसेशन जरूर अनाउंसमेंट करना चाहिए, लेकिन उल्टे जिस तरह का स्टेटमेंट अभी आ रहा है वो इंडिया को स्वीकार नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि आने वाले समय में अमेरिकन डिप्लोमेट्स और क्या स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है। लेकिन नासिर, अगर हम देखें मार्क रूबियो का भी ये स्टेटमेंट जिसमें नाकाबंदी का जिक्र किया गया है कि नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं है, नाकाबंदी को लेकर अभी भी अमेरिका का रुख लगातार वही अडिग है। लेकिन अब आपके हिसाब से जो स्थिति बन रही है उसमें हॉर्मुज अब खुल जाएगा, यानी कि पहले अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी हटाई जाएगी ईरान की तरफ से, उसके बाद ये हॉर्मुज जो है खोला जाएगा। लेकिन क्या इन सब के बाद भी ऐसी कोई नब्ज जो है वो अमेरिका के पास बचेगी ईरान की, जिस पर ईरान को अगर हम देखें सप्रेस कर सकता है, झुका सकता है अमेरिका? क्योंकि अभी तक तो हम लगातार यही देख रहे थे ना कि हॉर्मुज एक नब्ज है जिसको दबा रखा है अमेरिका ने। देखिए मोनिका, अमेरिका के पास जितने भी अटकलें थे वो उन्हें सब आजमा ली कि ताकि ईरान को जो है झुकने पे मजबूर किया जाए। लेकिन हर तरह से अगर देखा जाएगा अमेरिका जो है ईरान को झुकाने में कंप्लीटली फेल हो चुका है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, अगर खुल जाएगा, उसमें पहली कंडीशन जो ईरान की है कि पहले यूएस ब्लॉकेड जो हटना चाहिए, वहां से सारे जो इस वक्त ब्लॉकेड लगा है वो वापस रिटर्न चले जानी चाहिए। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो अनाउंस करेगा ईरान के हमने खोल दिया है। और पहले ये शर्त उनकी ये रहेगी कि यूएस ब्लॉकेड हटना चाहिए। दूसरी शर्त ये रहेगी उनकी क्या नाम है ये टोल पोस्ट पे जो है पहले टोल देना बाकी होगा। ये देखना बाकी होगा कि क्या अमेरिका इस बात पे विलिंग होगा कि वो यूएस ब्लॉकेड हटेगा। जिस तरह से उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सामने आई कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं तब तक हमारा यूएस ब्लॉकेड वहीं पे मौजूद रहेगा। ये देखिए, एक तरफ से यूएस चाहता है डील करना, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाएगा जब तक ब्लॉकेड यूएस हटेगा नहीं तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, क्योंकि इस बात की पहली पुष्टि जो है ईरान ने की है और आज भी वो वही कह रहा है जब तक यूएस ब्लॉकेड हटेगा नहीं और जब तक जेट्स जो है टोल वहां पे भरेंगे नहीं तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं। इसमें नहीं, इससे साफ लगता है कि जो ईरान की तरफ से कंडीशंस रखी गई है उसी पे अमेरिका को अब डोनाल्ड ट्रंप को एग्री करना है। लेकिन नासिर, अब ऐसा लग रहा है कि ये हॉर्मुज अगर खुलता है तो ये भी देवनाथ जी टेम्पररी होगा, क्योंकि अमेरिका क्या अपनी सेना वहां से हटा लेगा? नहीं हटाएगा, हॉर्मुज खोल देगा। लेकिन अगर ईरान से बातचीत नहीं हो पाती है आगे की तो फिर से वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मोनिका जी, आपने एकदम सही कहा।
देखिए, मार्को रूबियो का जो ये अब बयान आया है बहुत ही इनसेंसिटिव है। ये दिखाता है कि वह भारतीयों के लिए, भारत के लिए कोई कदर नहीं दिखा रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर जो नाकेबंदी है उसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो जहाज था, जो इसमें 24 भारतीय क्रू थे और 3 शहीद हो गए, ये जहाज तो इराक से आ रहा था। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। अमेरिका ने क्लियरली बताया था कि अगर कोई जहाज अमेरिका के मित्र देशों से कच्चा तेल लेकर आ रहा है, यानी इराक, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, कुवैत, तो उस पर हमला अमेरिका की नेवी को नहीं करना चाहिए। वरन अगर कोई जहाज, क्योंकि अमेरिका ने ओपनली डिक्लेयर किया है, तो हम, ये जहाज तो इराक से आ रहा था। इराक तो अमेरिका की छत्र छाया में है, अमेरिका का फ्रेंडशिप है उसके साथ। तो ऐसे में जब ये जहाज चला था, उसने पूरी डिटेल से अमेरिकन एम्बेसी को वहां पर इराक में और कुवैत में दे दी थी, पोर्ट ऑफ डिपार्चर से, कि शिप का नाम क्या है, कंपनी क्या है, किस टाइम पर चलेगा, उसका रूट क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होगा। तो फिर इस पे फायर करना एकदम वाजिब नहीं है। दूसरी चीज, जो आप ऑडियो टेप सुनेंगे, जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें अमेरिकन शिप का जो कैप्टन है वो भारतीय जो शिप के जो भारतीय हैं उनसे बात कर रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये अटैक ईरान से, ड्रोन से नहीं हुआ। सवाल जवाब कौन कर रहा है? अमेरिकन शिप इस इंडियन क्रू से कर रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन क्रू जब इंडियन शिप से पूछे कहाँ हो, तुम्हारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाओ, तो उसका मतलब कंफ्यूजन है। उसको तो पहले से ही पता होना चाहिए कि ये जहाज इराक से आया है और अमेरिकन का काम है कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह यहाँ पर अमेरिका पर निश्चित तौर पर उठते हैं। वक्त मेरे पास फिलहाल इतना ही है सर, लेकिन नजरें बनी रहेंगी कि ये जो डील है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वीकेंड पर हो जाएगी, आज हो जाएगी, ये डील क्या होगी? अगर होगी तो कल जब हम चर्चा करने बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक रहेगा और आगे पर डिस्कशन होगा, और अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से हम आलोचनाएं करेंगे और सवाल उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।